एक बार फिर से आप सभी शिक्षक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 7 हमारा चल रहा है। यूनिट 7 के पार्ट 4 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक हमारे सभी शिक्षक बंधु अपने आप से रिलेटेड यानी कि शिक्षकों से संबंधित है। शिक्षकों की अस्मिता की चर्चा आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। तो आइए बढ़ेंगे क्लास की ओर फटाफट से। और सबसे पहला पॉइंट हमारा है शिक्षकों की अस्मिता, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। देखिए अस्मिता क्या है? अस्मिता का मतलब हमारे अस्तित्व से है, हमारे अस्तित्व हमारे होने के बोध से है। अस्मिता के माध्यम से हम अपने बारे में अपनी धारणा व्यक्त करते हैं और अपनी उस छवि को व्यक्त करते हैं जैसे हम दूसरों के समक्ष रहना चाहते हैं। इसी तरह अध्यापक अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास एवं आत्मसंतुष्टि, विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण, भावनात्मक लगाव इत्यादि के माध्यम से अपनी वृत्तिक अस्मिता को गढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रोफेशनल एक इमेज होता है, प्रोफेशनल इमेज हम सभी शिक्षकों का अपना अपना अलग अलग होता है, तो वो इन्हीं सारे बिंदुओं से बनता है। इसमें हमारा अपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव पड़ता है। हमारा आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि, विद्यार्थियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है, भावनात्मक लगाव उनसे कितना है, ये सारे मिलकर के हमारे इमेज को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगर इससे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न बनाया जाए कि एक शिक्षक की कह सकते हैं कि अस्मिता को गढ़ने वाले, ठीक है, कारक कौन कौन हैं, तो ये सारे कारक वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले के शोधों ने अस्मिता को अस्थायी पहले के शोधों में यहाँ पे में होगा, अस्मिता को अस्थायी माना जाता रहा जो कि अपने कार्य के संदर्भ पर आधारित थे या फिर खंडित रूप में थे। लेकिन नवीन शोध में यह पाया गया कि अस्मिता ना तो अस्थायी है और ना ही खंडित है, बल्कि वे तो अध्यापक की उन क्षमताओं पर टिकी होती है जिनकी मदद से वह अलग अलग परिस्थितियों से निपटता है। अलग अलग परिस्थितियों से आप कैसे निपटते हैं यह निर्धारित करता है आपके इमेज को। एक अध्यापक का अस्मिता निर्माण उसके कार्य के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। अध्यापक के व्यक्तिगत संदर्भों जैसे जेंडर, जाति, वर्ग, सामाजिक व आर्थिक स्थिति को वृत्तिक विकास से जोड़कर देखने पर भी बल दिया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे क्लासरूम में डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, तो उसी तरह से शिक्षक समाज भी है। हर एक शिक्षक की अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, लैंगिक दशाएं होती हैं, स्थितियां होती हैं। तो जिस तरह की परिस्थितियों से शिक्षक आते हैं तो उनके अंदर भी विविधता देखने को मिलती है और प्रत्येक शिक्षक की जो उनकी परिस्थितियां होती हैं वो उनको डिफाइन करती हैं। तो इसके साथ ही सिद्धांतवादियों ने इस बात पर भी बल दिया कि अध्यापक अपने अभिकरण का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज़ को मुखर करें तथा अपने प्राधिकार का प्रयोग स्वयं के वृत्तिक विकास और अस्मिता को आकार देने के लिए करें। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हुए केगन, उनके बारे में समझेंगे। अध्यापक अपनी अस्मिता का बोध कैसे करते हैं, इस संदर्भ में सृजनवादी विकासात्मक दृष्टिकोण की पड़ताल करना अहम है। कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंटल थ्योरीज को कहते हैं। इस बारे में केगन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। केगन ने सिद्धांत दिया और उनके अकॉर्डिंग 3 तरह के टाइप में उन्होंने शिक्षकों को बांटा है। तो इस बारे में केगन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसने अपने सिद्धांत के माध्यम से वयस्कावस्था में विकासात्मक अवस्थाओं के अलग अलग स्वरूप की चर्चा की है। उनके सिद्धांत में अध्यापक की अस्मिता को लेकर के कुछ बुनियादी सवाल उठाए गए हैं, जैसे अध्यापक अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक ताकतों का बोध कैसे करते हैं, वे अन्य के साथ अपने संबंधों का बोध कैसे करते हैं, ठीक है, अन्य लोगों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अस्मिता को निर्धारित करती हैं। सृजनवादी विकासात्मक सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें तो कई बिंदु उभर करके आते हैं। इसमें यंत्रीकृत ज्ञाता, सामाजिकृत ज्ञाता और स्वरचित ज्ञाता
की अवधारणा महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रकार हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। यंत्रीकृत ज्ञाता पहला हो गया, दूसरा सामाजिकृत ज्ञाता और तीसरा हो गया स्वरचित ज्ञाता। इंस्ट्रूमेंटल नोअर, सोशलाइजिंग नोअर और सेल्फ ऑर्डरिंग नोअर। अब इसमें देखिए, यंत्रीकृत ज्ञाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, इसको समझेंगे। तो यंत्रीकृत ज्ञाता के रूप में एक अध्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को अपने से दूर मूर्त अवस्था में देखता है। क्या देखता है कि जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारक हैं वो मूर्त अवस्था में उनको दिखाई पड़ते हैं। इस अवस्था में वह अन्य के साथ अपने संबंधों को भी एक विशेष रूप में देखता है। उसके लिए अध्यापक की भूमिका बहुत ठोस और स्पष्ट होती है। उसके अन्य के साथ अंतःक्रिया के नियम निर्धारित होते हैं। दूसरों के साथ अपने संबंध पर उसका अपना कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। इस प्रकार से उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा दूसरा उनके साथ करते हैं। तो जैसा लोग आपके साथ करते हैं, आप उन लोगों के साथ वैसा ही करते हैं। तो आप यंत्रीकृत ज्ञाता के रूप में हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद इसके जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखेंगे। केगन के अनुसार इस अवस्था में अध्यापक अपनी भूमिका को सिर्फ इस रूप में लेता है कि उसे अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। चूँकि अध्यापक के पास अपना कोई दृष्टिकोण नहीं होता है, अतः वह स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। उसका स्व मूलतः उसकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और रुचियों पर ही केंद्रित रहता है। इसी कारण उसके द्वारा चिंतन मनन का किया गया कोई भी काम मूलतः मूर्त और सीधे सपाट होते हैं तथा उनमें गहराई नहीं होती है। इस अवस्था में अध्यापक पर अन्य के मत हावी हो जाते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। सामाजिकृत ज्ञाता अवस्था को अब समझेंगे। दूसरी अवस्था जो है सामाजिकृत ज्ञाता की अवस्था है। तो अपने सामाजिकृत ज्ञाता अवस्था में अध्यापक अपने संदर्भ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के अनुरूप ही अपनी अस्मिता को बनाने की कोशिश करते हैं। वे उनके विचारों को ही समर्थन करते हैं तथा उन पर अपना कोई मत देने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था को केगन ने अंतर्वैयक्तिक संतुलन भी कहा है। इस अवस्था में अध्यापक अपनी सफलता को बाह्य मानक की कसौटी पर निर्धारित करते हैं। स्वरचित ज्ञातावस्था तीसरी अवस्था है। स्व का निर्माण बाह्य कारकों के स्थान पर आंतरिक चिंतन के आधार पर होता है। ठीक है, अपने आप के होने का एहसास अपने आंतरिक चिंतन के आधार पर होता है, ना कि बाह्य कारकों के आधार पर होता है। तो ये स्वरचित ज्ञाता की अवस्था सबसे श्रेष्ठ अवस्था होती है। इस अवस्था में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के प्रति अध्यापक के पास अपना परिप्रेक्ष्य एवं दर्शन होता है। उनका अपना कंटेक्स्ट होता है, उनकी अपनी फिलॉसफी हो जाती है, वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं। यहाँ अध्यापक अपने संज्ञान में आने वाली सूचना या घटना पर अपने दर्शन के अनुसार चिंतन मनन करके तथा उसके विश्लेषण के बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इस अवस्था में अध्यापक सबसे अच्छी तरह से स्वयं पर चिंतन मनन कर पाने में सक्षम होते हैं। अपने मौलिक सोच के आधार पर अपने बारे में बात कर सकते हैं तथा अपने कार्यों का खुद ही विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी अवस्था होती है, स्वरचित ज्ञातावस्था। अब छोटा सा एक और टॉपिक है, शिक्षक अस्मिता और वृत्ति से संबंधित तनावों की समझ। तो देखिए, विद्यालय की जटिल प्रक्रिया में कई ऐसे मुद्दे या प्रसंग आते हैं जिनके कारण शिक्षकों के मन में अंतर्द्वंद या तनाव पैदा होता है। कई बार शिक्षक उनसे अकेले निपट लेते हैं, लेकिन कई स्थितियों में उन तनावों का स्वरूप ऐसा होता है कि शिक्षक मिलकर के ही उसका समाधान कर पाते हैं। तो शिक्षक अस्मिता और वृत्ति से संबंधित तनावों की समझ की अगर बात करें तो एक सर्वे हुआ है जिसके तहत ये पता करने की कोशिश की गई कि जितने भी प्रोफेशंस हैं तो किस प्रोफेशन में सर्वाधिक तनाव होता है। तो उस रिसर्च में जो परिणाम आया तो उस परिणाम में ये आया कि जो शिक्षक का प्रोफेशन है वो सबसे ज़्यादा तनाव वाला प्रोफेशन होता है।
तो आप इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे और समझ रहे होंगे कि एक टीचिंग जो जॉब है, टीचर का जो जॉब है वो कितना ज़्यादा टेंशन वाला है, और इन सभी तनावों से जूझने के लिए शिक्षकों को अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो खुद नहीं निपट पाते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो ऐसे अवसरों पे हमें मिलकर के सहयोग करके एक दूसरे से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बातें करके उन सारी समस्याओं से बाहर निकलना चाहिए। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने शिक्षक अस्मिता पर चर्चा की। इसके बाद हमारा MCQ वाला क्लास आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और आप उनको समझते चलेंगे और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।